नमस्कार मित्रों, मैं अतुल गंगवार मिशन 2022 में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज उत्तर प्रदेश के चुनावों में जो कांग्रेस की रणनीति है उस पर हम चर्चा करेंगे। उन्होंने तय किया है कि वो महिलाओं को लगभग 40% टिकट्स देंगे अगर ऐसा वो करने में कामयाब होते हैं, जो कि वो कर रहे हैं। तो 403 में से लगभग 150-60 सीटों के ऊपर महिलाएं चुनाव लड़ सकती है कांग्रेस के टिकट पर। अगर हम महिलाओं की भागीदारी को देखें तो पिछली बार हमने देखा था बिहार चुनावों के अंदर नीतीश कुमार को सफल बनाने में कहीं ना कहीं महिला वोटरों का बड़ा हाथ था। तो क्या यूपी में कांग्रेस महिलाओं के दम पर अपनी नैया पार कराने में कामयाब होगी? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार रवि पाराशर जी। रवि जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद अतुल जी। और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सुभाष चंद्र थलेडी जी, माफी चाहता हूँ। आप आईआईएमटी मेरठ के में डीन हैं और पत्रकारिता और संचार में पढ़ाते हैं, प्रोफेसर भी हैं। आप दूरदर्शन और रेडियो के कई तमाम बड़े पदों को सुशोभित कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, आपका भी स्वागत, अभिनंदन है। बहुत बहुत शुक्रिया। रवि जी, आपको याद होगा जब हम बिहार चुनावों का विश्लेषण कर रहे थे तो नीतीश की जीत के अंदर जब हम सारे फैक्टर्स पे बात कर रहे थे तो एक फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण निकल कर आया था, और जिसने जब काउंटिंग चल रही थी और नीतीश की विजय में महिलाओं का क्या योगदान हो सकता है, इस पर हम लोगों ने बड़ी चर्चा की थी। और कहीं ना कहीं ये भी निकल कर आया था कि नीतीश की जीत में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है, महिला वोटर्स का, चाहे वो शराबबंदी की वजह से हो या और भी कुछ कारण हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव इस बार बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस ने लगभग 40% महिला उम्मीदवार उतारने का तय किया। 3 चरणों के लिए जो उन्होंने उम्मीदवार उतारे हैं उसमें लगभग ये आंकड़ा उन्होंने सेट करके रखा है। आपको क्या लगता है कि महिला वाला कार्ड यहां चलेगा? देखिए अतुल जी, महिला मतदाताओं में जागरूकता उत्तरोत्तर, जो अगर हम पिछले चुनावों का विश्लेषण करें तो न केवल बिहार और उत्तर प्रदेश की बात करें, बाकी कई प्रदेशों में भी महिला मतदाताओं का जो है वोटिंग परसेंटेज वो बढ़ा है और चुनावी राजनीति में सक्रियता बढ़ी है। राजनीति के प्रति जागरूकता महिला समाज में, महिलाओं में आई है, आ रही है। अ, इसका श्रेय, अब जैसे आपने बिहार की बात, मैंने देखा कि बिहार में मुख्य रूप से शराबबंदी एक ऐसा नीतीश कुमार का फैसला रहा जिसने गांव की महिलाओं को, खासतौर पर जो कमजोर वर्ग से जुड़ी हुई महिला वोटर हैं, उनमें सरकार के प्रति एक भरोसा पैदा किया और उत्तरोत्तर उसको भरोसे को विश्वसनीय सरकार नीतीश कुमार के प्रति, उनकी छवि के प्रति महिलाओं में विश्वास जो है लगातार और दृढ़ होता गया है। और जाहिर है कि हमने ये देखा बिहार में कि बहुत कम अंतर के साथ सरकार बनी। अगर महिला वोटर इधर ज्यादा नहीं होती तो मुझे लगता है कि जेडी अपने गठबंधन के साथ सरकार में बैठा हो सकता था। तो महिलाओं की जो चेतना, राजनीतिक चेतना का विकास जिस तरह से हुआ है, अब उत्तर प्रदेश के सिलसिले में अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर इस बार जो वोटर लिस्ट बनी है, अभी चुनाव आयोग की तरफ से एक आंकड़ा जारी किया गया है कि जो नए वोटर जो ऐड हुए हैं 18 साल से, वो करीब 52,80,000 नए वोटर हैं। और इनमें ये रिकॉर्ड है जो नया वोटर इस बार बना है। और इसमें से 23,92,000 तो पुरुष हैं और 28,86,000 जो है वो महिला मतदाता हैं। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि महिलाओं को वोट देने के प्रति कितनी एक ललक उनके अंदर एक जागृत हुई है कि पुरुषों के मुकाबले करीब करीब 5 लाख से ज्यादा महिलाएं, ज्यादा वोटर रजिस्टर्ड हुई हैं। और इनमें भी अगर हम और थोड़ा सा क्लासिफिकेशन में जाएं, चुनाव आयोग के जो आंकड़े हैं, 18 से 19 साल की जो लड़कियां हैं, जो बालिग हुई हैं, जिन्होंने पहली बार वोट डालने के लिए वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराया है, उनकी संख्या है 19,89,000। तो ये मुझे लगता है कि ये लगातार ये महिलाओं के अंदर चुनावी राजनीति को लेकर, लोकतंत्र को लेकर एक चेतना का विकास हो रहा है। और एक आंकड़ा और देख लें हम, क्योंकि हम ये पूरे इस कार्यक्रम में महिलाओं की ही बात करेंगे,
2017 में जो विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ था, उस समय जो यूपी में लिंगानुपात था करीब करीब 850 के आसपास था। यानी 1000 पुरुषों में करीब 850 महिलाएं थी। लेकिन इस जी बार जो है जागरूकता 5 साल में जो बढ़ी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या दूसरे जो अभियान चले हैं, उसका नतीजा ये निकला है कि उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात महिला पुरुष का जो है वो 868 पर पहुंच गया है। तो ये जी भी एक बिल्कुल हम लगातार ये देख रहे हैं कि महिलाओं में जागरूकता, महिला समाज में बिल्कुल जागरूकता बिल्कुल सरकारी बिल्कुल। कार्यक्रमों के तहत और सामाजिक स्तर पर जो बहुत सारे संस्थागत जी कार्यक्रम है उनके तहत जी हो रहा है। तो आपने जो प्रश्न किया, अब उसके उत्तर पर सीधे-सीधे आ जाते हैं क्योंकि ये विश्लेषण करना आवश्यक था। कांग्रेस ने, प्रियंका गांधी ने महिलाओं को लुभाने का एक कार्ड चला है, इसमें कोई शक नहीं। और इसमें भी मुझे व्यक्तिगत तौर पर कहने में कोई संकोच, कोई शक-शुबा नहीं है कि प्रियंका गांधी ऐसी कांग्रेस की नेता हैं, जो बाकी पार्टियों से पहले जिन्होंने उत्तर प्रदेश में चुनाव अभियान का बिगुल फूंका है। लेकिन अतुल जी, कई बार हम मुद्दे का बरखा एक मुहावरा है, का बरखा जब कृषि सुखाने। जब खेती सूख जाए, अगर फसल सूख जाए और उसके बाद बारिश हो तो उसका कोई फायदा नहीं है। ऐसे ही बिल्कुल अगर हम कहें कि गैंग्रीन अगर हो गया एक स्टेज के बाद, तो पैर को या उस अंग को जिसमें गैंग्रीन हुआ है, हो चुका है, उसको काटने के अलावा और कोई। कांग्रेस इस कदर चुनावी राजनीति में और लोकप्रियता के हिसाब से इस कदर हाशिए पर सिमट गई है कि बिल्कुल हाशिए से, पन्ने से ही बाहर होने के कगार पे है। जी तो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। में अब ये वादा किया है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में कांग्रेस ने सोचा, यूपी में कम से कम, बाकी जी प्रदेशों जी में नहीं सोचा, बाकी प्रदेशों में नहीं सोचा है अभी। तो लेकिन अब उसका नहीं चुनावी फायदा कांग्रेस को कितना मिलेगा, मुझे तो नहीं लगता कि बहुत जी 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 इस चुनाव बिल्कुल में तुरंत मिल जाएगा। जी जी। लड़की हूं लड़ सकती हूं नारा दिया है प्रियंका गांधी ने। लड़की हूं लड़ सकती हूं और सिर उड़ाते ही ओले पड़े, क्योंकि जो बरेली के अंदर एक कार्यक्रम हुआ था उसमें जिस बच्ची को उन्होंने स्कूटी दी वो खराब निकल गई, बाद में किसी तरीके से बहलाया फुसलाया लड़कियों के साथ। वहां पर थोड़ा मिसबिहेव हो गया, कुछ हादसा भी हो गया। लड़की हूं लड़ सकती हूं नारा जो दिया है कांग्रेस ने, और प्रदेश की जो स्थिति देखते हैं पिछले 4 चुनावों में सुभाष जी 19% महिलाएं सिर्फ जीती हैं। तो आपको क्या लगता है कि और आप क्योंकि एक इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, वहां पर आपको नवयुवकों नवयुवतियों के साथ ही संपर्क रहता है, तो आपका अपना आकलन क्या है कि लड़कियां इस नारे को किस तरीके से देखती हैं, या उसमें कुछ सकारात्मकता होगी और कांग्रेस को कुछ फायदा होगा क्या, सुभाष जी? देखिए, एक अच्छी पहल है कि राजनीति में महिलाओं को प्रश्रय दिया जाना चाहिए और राजनीति में महिलाएँ अधिक से अधिक आएँ, ये अच्छी बात है और सभी पार्टियों को इसके लिए आगे आना चाहिए। लेकिन जहाँ तक आपने एक पर्टिकुलर पार्टी की बात की, जो कि उन्होंने कहा कि लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ, तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में इसकी कोई छाप नहीं दिखती है। एक तो मैं साफ कहना चाहता हूँ कि अगर कांग्रेस पार्टी ने 40% लड़कियों को या महिलाओं को टिकट देने की बात कही है, तो वो भी नहीं दिखती है, उनकी जो लिस्ट आ रही है, उसमें नहीं दिखती है। और कांग्रेस इस नारे से कहीं न कहीं एक रेस में आने की कोशिश कर रही है, जो कि मुझे नहीं लगता है कि ये उनको सफलता दे पाएगा। आपने ये भी देखा होगा कि कई उनकी पोस्टर गर्ल जिनको उनको खुद ही टिकट नहीं मिला तो वो दूसरी पार्टियों में शामिल हो गई हैं। तो ये भी एक बहुत बुरा संदेश गया है और सिर्फ नारा देने से कोई पार्टी जीत नहीं सकती है, कि आपने महिलाओं को 40% टिकट देने की बात की और चार आपने चलो कुछ कमोबेश दे रहे हैं, आप 40% न दे पा रहे हो तो दे रहे हैं। लेकिन सिर्फ़ एक नारा देने से आप राजनीति जी नहीं कर सकते हैं और जी राजनीति में आप सक्सेस सुभाष नहीं हो जी, सकते। सुभाष जी, मैं जी, थोड़ा सा इसको अगर उलट के समझना चाहूं, क्योंकि इस बार योगी सरकार जो चुनाव लड़ रही है वो 5 साल में दंगा रहित और अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश के नाम पे लड़ रही है। तो अगर लड़की हूं मैं लड़ सकती हूं वाला नारा बेशक अगर कांग्रेस ने शुरू किया है, लेकिन महिलाओं का जिसे कहते हैं कि 3 तलाक के कारण भी लोग भाजपा के लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि शायद मुस्लिम महिलाएं भी, क्योंकि उनकी स्थिति सुधरी है, उसके लिए वोट देंगे। जो कल्याणकारी योजनाएं महिलाओं के लिए हुई हैं, उज्ज्वला जैसी योजनाएं हैं,
वो भी कहीं ना कहीं महिलाओं को अट्रैक्ट करती हैं। तो कहीं नारा तो कांग्रेस ने दिया है, लेकिन क्या आपको लगता है कि आधी आबादी जो है वो महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश की सरकार को, इस सरकार को बने रहने के लिए या इस सरकार को हटाने के लिए? आपको क्या लगता है सुभाष जी? निसंदेह किसी भी सरकार के लिए आधी आबादी का जो योगदान है वो बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे वो केंद्र की सरकार है, चाहे किसी प्रदेश की सरकार है। और हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आप बात कर रहे हैं और अगर मैं पुराना उत्तर प्रदेश जो अगर मैं जिसमें एक मेरा प्रदेश उत्तराखंड भी जुड़ा हुआ था, अगर मैं उत्तराखंड की तरफ ले जाऊँ आपको बात, तो वहाँ पे अगर देखेंगे वहाँ कहाँ गया नारा? ये लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ 40% का, वहाँ पे मुझे लगता है कि कांग्रेस ने अभी जो है ना 70 में से 4 महिलाओं को टिकट दिया। 2 महिलाओं को बेचारे पहले टिकट दिया, उनको काट दिया। इसी तरह सब जगह हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि लेकिन ये आपको मैं बताना चाहता हूँ, अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि धीरे-धीरे हमारे समाज में परिवर्तन आ रहा है और अब धीरे-धीरे जो है महिलाएँ अपनी सक्रिय भागीदारी दिखा रही हैं राजनीति में। हालाँकि मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ जो हमारा 73 जो संवैधानिक संशोधन हुआ जिसमें त्रिस्तरीय पंचायतों में जो 30% वो देने की बात हुई थी, उससे भी कुछ जागृति आई है। लेकिन आपको बताएँ कि उसमें भी हमारे पास अगर महिला मुखिया है तो पति म म प्रधान पति हो गए, विधायक पति आ गए, तो वो सबसे ज़्यादा हो कि महिलाएँ अपनी अपनी भागीदारी नहीं दिखा पाई हैं। उसका एक कारण ये भी रहा कि महिलाओं में शिक्षा का थोड़ा है जो इस तरह से वो कम रहा है। जो शिक्षित महिलाएँ रहीं उन्होंने अपने पति को अपने परिवार के लोगों को भागीदारी नहीं दिखाने दी, वो स्वयं अपने और उनके रिज़ल्ट अच्छे भी आए। लेकिन ज़्यादातर का ये रहा कि जो भी महिलाएँ इस तरह त्रिस्तरीय पंचायतों में विशेषकर देखने को मिला कि उनके पति या उनके जो परिवार का जो मेल मुखिया है वही उसमें राजनीति करते रहे हैं। तो ये कहने का ये मतलब है कि ये राजनीति में धीरे-धीरे ये परिवर्तन आ रहा है और हर पार्टी समझ रही है। आप लोकसभा की बात समझ लीजिए, केंद्र में देख लीजिए आप, उत्तरोत्तर उसमें आज 17वीं जो लोकसभा है, उसमें सबसे ज़्यादा महिला सांसद चुन के आई हुई हैं। और अब आज अगर हम लोकसभा और राज्यसभा की बात करें, तो 103 महिला सांसद जो हैं आज हो गई हैं, जो कि पहले बहुत कम थी। अगर आप नवीं लोकसभा की बात करें तो उसमें बिल्कुल 2 दर्जन के लगभग भी महिलाएँ नहीं थी। ये जो है अभी जो है स 16वीं और 17वीं अगर लोकसभा को देखेंगे तो इसमें काफ़ी महिलाएँ सांसद बनी हैं, काफ़ी महिलाएँ मंत्री बनी हैं। तो जी, अगर हम 1952 की शुरुआती सरकार को देखें तब एक महिला हमारी नेहरू जी के कैबिनेट में 20 कैबिनेट मंत्री थे, एक महिला तब सिर्फ मंत्री थी। और जी, आज देखिए इतने ढेर सारे महिलाएँ हैं, तो ये अच्छा है। आधी आबादी को इतना रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए और भी मिलना चाहिए और इससे राजनीति में एक शुचिता आएगी। एक राजनीति में जो राजनीति का एक अपराधीकरण हो गया, राजनीति में एक कई तरह के वो खराबी आ गई है। मेरा सोचना है कि अगर महिलाएँ आएँगी राजनीति में, तो कुछ इसमें राजनीति का सुधार होगा। तो जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जो भी पार्टी दे रही है इस महिलाओं को, वो अच्छा काम है, लेकिन इसे नारा ना बनाया जाए। नारा जी, बनाने का या तो नारा को आप फॉलो भी करिए उसका अनुसरण कीजिए। सिर्फ नारा बिल्कुल, बनाने से आप राजनीति नहीं कर सकते हैं। जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। रवि जी, नेतृत्व में तो ये बड़ी अच्छी बात है और सुभाष जी ने भी कहा कि जिस प्रकार से महिलाओं की संख्या बढ़ रही है, एक अच्छी बात है। पर मेरा सवाल ये भी है कि जो महिला मतदाता है, वो क्या सोचकर अपना वोट डालेगी? वो अपने पति के कहने में वोट डालेगी, अपने घर परिवार के कहने में वोट डालेगी, या जो बात भाजपा के लोग कहते हैं, योगी कहते हैं कि हमने पिछले 5 साल में आतंक रहित, मतलब महिलाओं के सम्मान के प्रति अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश को चलाया है और गुंडों की हम डटकर ठुकाई करेंगे अगर वापिस आएंगे। तो आपको क्या लगता है कि महिलाओं को सुख शांति परिवार की चिंता रहेगी और इसको देखते हुए वो वोट करेंगी? तो क्या समीकरण बन सकता है अगर इस बात पर महिलाएं अगर योगी को वोट देती हैं तो? देखिए, यकीनी तौर पर अगर महिला वोटर योगी सरकार के लिए
वोट करती हैं तो फिर दोबारा सरकार बनने से उत्तर प्रदेश में कोई रोक नहीं सकता है। ये तो एक बहुत फैक्चुअल सी बात है, लेकिन जो नारे की जो हम लोग बात कर रहे थे, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एक बिल्कुल उलट नारा, एक जवाबी नारा दिया है राहुल गांधी के लिए। सीधे सीधे कमेंट उन्होंने किया है कि घर पर एक लड़का है जो लड़ नहीं सकता, जो नहीं लड़ सकता। तो कई बार जो बहुत सारे नारे होते हैं, अगर उनका कोई उल्टा जुबान पर आम आदमी की चढ़ जाए नारा, तो उसका बड़ा नुकसान भी होता है पॉलिटिकली और सामाजिक तौर पर भी। ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि लड़की हूं लड़ सकती हूँ, भाई लड़ाई की ही बात क्यों कर रहे हो आप हमेशा हमेशा लड़ाई की ही बात क्यों कर रहे हो? आप योगी और मोदी को सर पर बाकायदा टोकरी में बिठा करके हर जगह क्यों टहल रहे हो? हर मंच पर क्यों जा रहे हो? घर घर आप अपनी बात रखिए, लड़ाई की बात मत करिए, नकारात्मक बातें मत करिए, सकारात्मक राजनीतिक माहौल बनाने का प्रयास कीजिए। तो आपके कुछ नारे, कुछ चीजें लोगों को मुझे लगता है कि समझ में आती भी हैं। आप हमेशा एक मुंह पर एक तनाव, बोलते समय एक बड़ा विकृत सा तेवर और तथ्यपरकता भी कई बार सही नहीं है होती आपकी, और आप लड़ाई की बात करेंगे तो फिर एक स्थिति बनती नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि भारतीय लोकतंत्र में विपक्ष का और ताकतवर विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। और चूंकि हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, देखिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का रुख चाहे ठीक है, हाशिए पर है कांग्रेस, नतीजे में बहुत ज्यादा नहीं बदलेगा, लेकिन एक सकारात्मक मुद्दा न केवल 40% महिलाओं को टिकट देने का फैसला किया, बल्कि महिलाओं के लिए, यूपी की महिलाओं के लिए अलग से एक घोषणा पत्र भी कांग्रेस ने जारी किया है, जिसमें नौकरियों का वादा भी महिलाओं को काफी सारा किया है। बहुत सारे वादे महिलाओं को लेकर हैं। तो अतुल जी, ये तो रही कांग्रेस की बात महिलाओं के प्रति सम्मान को लेकर। लेकिन हम जो दूसरी पार्टी है, जो ये कहा जा रहा है कि सभी जो चुनाव विश्लेषक हैं, जितने भी बातें हो रही हैं, ये मान के चला जा रहा है इस बार के उत्तर प्रदेश में मुख्य मुकाबला जो है वो समाजवादी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी है इस बार। अगर हम इस बात को महिलाओं को लेकर समाजवादी पार्टी के की सोच की बात करें, तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि राज्यसभा में करीब 2 दशक पहले एक महिलाओं को विधानसभाओं में और संसद में 33% आरक्षण का संबंधी प्रावधान करने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया गया था। और उस विधेयक को हमने ये देखा कि लालू यादव की पार्टी के कुछ सांसदों ने फाड़ के फेंका वहां पर 20 साल पहले लोकसभा में। और सबसे ज्यादा जो विरोध करने वाली महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी से संबंधित उस बिल का जो विरोध करने वाली 2 पार्टियां थी, एक तो लालू यादव की पार्टी आरजेडी और दूसरी मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी। तो मुझे लगता है कि अब महिलाओं की और यही वजह है कि इन 2 क्षेत्रीय पार्टियों के रवैये की वजह से कुछ और क्षेत्रीय पार्टियां उस विधेयक के प्रति बिदक गई, और वो अभी तक उसको पारित नहीं, वो कानून नहीं बन पाया है। तो उत्तर प्रदेश में अगर महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता, राजनीतिक चेतना बढ़ रही है, तो उन्हें समाजवादी पार्टी का ये रवैया भी याद रहा होगा, रहेगा। शायद उन्हें ये भी याद होगा, और याद नहीं है तो याद करा दिया जाना चाहिए कि मुलायम सिंह ने एक बार कहा था लड़के हैं तो गलती हो जाती है। अब कितनी गलती सत्ता में आने के बाद ये करेंगे, और कितना फिर जो अभी महिलाओं को और बच्चियों को जो एक सम्मान और एक सुरक्षा मिली है, कितना वो उसको दाव पे लगाएंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि किस तरीके से इसको लेते हैं। लेकिन फिलहाल जो बात हम कर रहे थे कि कांग्रेस ने एक सकारात्मक शुरुआत तो की थी, लेकिन उसका इतना पतन हो चुका है कि ये सकारात्मक शुरुआत उसको कितना बचा पाएगी या नहीं बचा पाएगी, क्योंकि प्रियंका गांधी की कथनी और करनी में बहुत फर्क दिखता है। उत्तर प्रदेश में अगर वो बात करती हैं तो महिलाओं की बात करती हैं, 40% की बात करती हैं, लड़की हूं लड़ सकती हूँ। लेकिन वही बात अगर राजस्थान, पंजाब, उनकी स्टेट में जाती है तो उनको कभी याद भी नहीं आता कि वहां पर भी जो लड़की है, जिसके ऊपर अत्याचार हुआ है, जिसके प्रति उसके दुष्कर्म हुआ है, वो भी एक लड़की है, क्योंकि वहां उनका राज है, उनका शासन है, तो इसलिए वहां लड़कियां सब सहने को मजबूर हैं। तो शायद उत्तर प्रदेश में भी लोग देख रहे होंगे कि अगर सत्ता देते हैं इनको परिवर्तन के नाम पर, हालांकि आपने सही कहा कि सपा और भाजपा की लड़ाई है, उसमें बाकी लोग किस तरीके से चलते हैं
वो देखना दिलचस्प होगा। मुझे लगता है कि आज की इस चर्चा में भाग लिया और इस विषय को हम लोगों ने एक प्रकार से समझने की कोशिश करी, तो एक बात तो समझ में आई कि अगर महिलाएं तय कर लेंगी तो अपनी सुरक्षा, अपनी सुविधा के लिए वोट करेंगी, तो शायद इन दोनों दलों का पड़ला कुछ हल्का हो सकता है। आज की चर्चा में आप हमारे साथ जुड़े डॉक्टर सुभाष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और रवि जी, आप भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े, आपका भी धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद अतुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आधी आबादी के हाथ में है इस बार उत्तर प्रदेश की सत्ता की कुंजी, और हो सकता है कि अगर उनका दाव चला तो हो सकता है योगी वापस आ जाए, हो सकता है सपा वापस आए, हो सकता है कांग्रेस को कुछ सीटों का फायदा हो। देखना दिलचस्प होगा। एग्जिट पोल तो नहीं होंगे, लेकिन उससे पहले हम अपनी बात तो रख सकेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।